हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब लोग बढ़िया होंगे। मैं हर्ष त्यागी बाहुबली फिजिक्स वाला प्लेटफॉर्म पर आप लोग का स्वागत करता हूं। आई होप आप लोगों को मेरी आवाज आ रही होगी। सभी को नमस्ते, नमस्कार, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में क्या आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है कि नहीं, यस और नो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। अब देखो भाई, बात ऐसी है, आपको याद होगा आज हमारी पहली क्लास है इस चैप्टर की। याद है कि नहीं? और भाई बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब देखो बेटा, यहां पर मैं कुछ बातें आपको समझाऊंगा, कुछ पढ़ाऊंगा, ठीक है। उसको समझते हुए करना है। आशा करता हूं सबको मतलब आ गए होंगे, सब लोग रेडी होंगे, पेन और नोटबुक ओपन हो गई होगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बेटा आज हमारा पहला टॉपिक। ठीक है, और पहला टॉपिक क्या है, बिल्कुल बेसिक बेसिक से, क्योंकि सारे बच्चे यहां से बिल्कुल पहली शुरुआत करेंगे। पहले चैप्टर में तो क्या था कि कोई बच्चे स्टार्टिंग से थे, कोई बच्चे बीच में से थे, कुछ बच्चे बाद में थे। यहां पर सारे टॉपिक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं बेटा। ठीक है, सब जो है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हालांकि जुड़े हुए थे पहले चैप्टर में भी, पर हमारे पास, हम क्योंकि 10वीं से 11वीं में आए थे, उतनी समझ नहीं थी लिंक करने की। लेकिन अब तुम्हें लिंक करते हुए चलना है, थ्योरी को समझते हुए चलना है, क्वेश्चन करने हैं और पीवाईक्यू लगाने हैं, और अपनी जो प्रिपरेशन है उसको बढ़िया करना है। सबसे पहले बात आती है कि सर जी ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर को आप क्या कहोगे। मतलब परमाणु संरचना भाई, तो परमाणु के बारे में थोड़ी थोड़ी बातें बताओ आप। मैंने कहा ठीक है, बता देते हैं। देखिए बेटा, एक होता है हमारे पास परमाणु। क्या होता है भाई? परमाणु, जिसको अंग्रेजी में आप कहते हो बेटा एटम। अंग्रेजी में क्या कहते हो बेटा आप? इसको एटम कहते हो। और भाई ये क्या क्या बताएगा इसके बारे में सुनना भी। तेरी ठीक है, ये क्या बताएगा इसके बारे में सुनना बेटा। पहले तो बात होती है कि वास्तव में हम कितना जानते हैं, और फिर स्टार्टिंग में क्या हुआ कि जब कभी स्टार्टिंग में सबसे पहले छोटे कण की खोज हुई, तो परमाणु की शुरुआत में खोज हुई, तो लोगों के मन में जिज्ञासा हुई कि भाई ये परमाणु है क्या, क्या है इसके अंदर, कैसे बना होगा ये परमाणु। जैसे सपोज करो तुम लोग कहीं रास्ते में जा रहे हो और तुम्हें भूख लग रही है, अचानक तुम्हें गोबर दिख गया। क्या दिख गया? गोबर दिख गया। अब गोबर को देखते ही तुम कहोगे अरे भाई साहब, एकदम ये तो कुछ लग रहा है यार, एकदम ब्राउन ब्राउन सा, है ना। अरे यार ये कहीं चॉकलेट जैसा तो नहीं है। ऐसा थोड़ा ही है कि भाई गोबर देखते ही उठाया और भाई भूख लग रही है तो खा गए। ऐसा थोड़ा ही करोगे तुम लोग यार। तुम लोग कहीं ना कहीं ऐसा रखोगे कि भाई अगर तुम्हें दिखा भी है तो तुम ये सोचोगे कि भाई ये खाने लायक है कि नहीं। ओहो हो, लोगों ने रिसर्च करी कि नहीं नहीं भाई, इस पदार्थ को नहीं खा सकते, ये पदार्थ तो गोबर है, इसको नहीं खा सकते, है ना। तो किसी ने तो रिसर्च करी होगी ना बेटा, तभी तो आप लोग नहीं खा पाए। लेकिन वहीं पर किसी पेड़ पर कोई फल लग रहा होगा, हाँ हाँ भाई ये बढ़िया, ये तोड़ खा लेते हैं, पता नहीं खट्टा होगा मीठा होगा, तो किसी ना किसी ने खाया होगा, उसके बारे में सोचा होगा, तभी चीजें आगे बढ़ी होंगी। तभी आजकल खेती बाड़ी इतनी चल रही होगी जब रिसर्च हुई होगी। तो भाई सेम ऐसी परमाणु का था। अब परमाणु में कुछ बातें हम जानते हैं, जैसे परमाणु का एक नाभिक होता है, और परमाणु के बाहर हमारे पास कक्षाएं होती हैं। परमाणु के बाहर क्या होती है बेटा? कक्षाएं होती हैं। अब देखो, परमाणु का जो नाभिक है उसके अंदर रहते हैं प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, और बाहर रहते हैं बेटा इलेक्ट्रॉन। बाहर कौन रहते हैं? इलेक्ट्रॉन आदि। ठीक है, तो अब यहां पर एक एक बात समझनी है आपको। सबसे पहले परमाणु का या तत्व का, परमाणु का परमाणु क्रमांक, परमाणु का परमाणु क्रमांक क्या कहलाता है भाई? कैसे डिनोट करते हैं उसको? कहते हैं जेड। और ये बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर। किसके बराबर होता है ये बेटा? प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर। और एक तुमने पढ़ा होगा बेटा ऐसे करके, परमाणु भार, परमाणु का परमाणु भार पढ़ा होगा, जिसको हम ए से डिनोट करते हैं, यानी एटॉमिक मास।
अब जो हमारे पास ए है वो किसके बराबर होता है बेटा? वो बराबर होता है प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन का योग। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन का योग, ध्यान रखना। एटॉमिक मास क्या हुआ बेटा हमारे पास? प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन का योग, लेकिन फिर उसकी जो मात्रक होगी वो यूनिफाइड होगा या एएमयू होगा। आपको याद होगा यूनिफाइड और एएमयू के बारे में मैंने बताया था आपको पहले चैप्टर में भी, स्टार्टिंग में जब परमाणु की बिल्कुल बेसिक चीज बताई थी। मैंने आप लोगों को एक बात बताया बेटा, परमाणु के अंदर 3 कण होते हैं बेटा, जिनको बोलते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल। बिल्कुल धीरे धीरे चल रहा है आज, ठीक है। तो हमारे पास जो एटम होता है बेटा, एटम यानी परमाणु, उसके अंदर बेटा, उसके अंदर 3 सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं। उसको क्या बोलते हैं बेटा? इनको हम बाद में बोलूंगा। एक तो होता है हमारे पास इलेक्ट्रॉन, एक होते हैं प्रोटॉन। अगर कोई बच्चा चाहता है कि आप सर हिंदी में लिखो तो मैं हिंदी में लिख देता हूं भाई। और एक होता है हमारे पास न्यूट्रॉन। और इन तीनों को ही आप क्या कहते हो बेटा? सब एटॉमिक पार्टिकल, यानी अंतर परमाणु कण। अंतर परमाणु कण का मतलब होता है जो परमाणु के अंदर होते हैं। तो पहले मुझे बताओ, क्या आप लोगों को यह बात समझ में आ गई? यस और नो? क्या आप लोगों को यह बात समझ में आ गई बेटा? डन है। अब देखो भाई आगे। अब यहां पर जो हमारे पास 3 अलग अलग कण है ना, इन 3 कणों के बारे में आपको विशेषता बढ़नी है, इनकी विशेषता के बारे में बात करना है, ठीक है। एक क्या है बेटा हमारे पास? इलेक्ट्रॉन। एक क्या है? प्रोटॉन। एक क्या है? न्यूट्रॉन। तो मैंने इसको 3 अलग अलग खंडों में बांट दिया बेटा बोर्ड को, ठीक है, ताकि मैं इनके बारे में थोड़ा डिटेल जानकारी दे पाऊं, क्योंकि इनकी जानकारी के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। इनकी जानकारी के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। तो एक तरफ मैंने क्या लिखा बेटा? इलेक्ट्रॉन। एक तरफ प्रोटॉन और एक तरफ लिखा मैंने न्यूट्रॉन, ठीक है भाई। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। देखो मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूंगा बेटा, अगर मैं बात करूं, ठीक है, कि भाई इनका द्रव्यमान कितना है, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना है, तो ध्यान रखना बेटा, एक एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बराबर होता है 9.1 गुणा 10 की घात माइनस के 31 किलोग्राम। एक तो ये बात जाननी है, ठीक है। या रुको अभी नोट मत करना, पहले इलेक्ट्रॉन की खोजकर्ता की बात करता हूं बेटा। खोजकर्ता एक क्या है हमारे इसके? खोजकर्ता, क्योंकि बिल्कुल बेसिक जैसा आप लोग चाहते हो। तो इसके साइंटिस्ट का नाम था बेटा जे जे थॉमसन। जे जे थॉमसन खोजकर्ता। दूसरा आ गया हमारे पास प्रोटॉन। प्रोटॉन के खोजकर्ता कौन थे बेटा? गोल्डस्टीन, ठीक है। और भाई न्यूट्रॉन के जो खोजकर्ता हैं वो थे जेम्स चैडविक।
जेम्स चैडविक। ठीक है, ये तो हो गए बेटा इनके खोजकर्ताओं के नाम। फिर मैं यहां पर बात कर रहा हूं बेटा एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बराबर होता है 9.1 गुणा 10 की घात माइनस के 31 किलोग्राम। अगर किलोग्राम में लिखना है तो बराबर 9.1 गुणा 10 की घात माइनस के 28 ग्राम। अगर ग्राम में लिखना है तो जब प्रोटॉन की बात आती है तो एक प्रोटॉन का भार बराबर होता है 1.67 गुणा 10 की घात माइनस के 27 किलोग्राम। इसको अगर आपको ग्राम में कन्वर्ट करना है तो 1.67 गुणा 10 की घात माइनस के 24 ग्राम में आप लिख लोगे। ठीक है, ऐसी बेटा अगर एक न्यूट्रॉन की बात करें तो एक न्यूट्रॉन का जो भार होता है वो होता है 1.67 गुणा 10 की घात माइनस के 27 किलोग्राम। अगर आप इसको किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करोगे तो आपको 1000 से गुणा करना पड़ेगा बेटा। 1000 से गुणा करोगे तो 10 की घात जो माइनस 27 है वो 24 हो जाएगी, 3 पावर कट जाएंगी। तो 1.67 गुणा 10 की घात माइनस 24 ग्राम। आशा करता हूं इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी बेटा, यस और नो, है ना। ये हम लोगों ने पहले चैप्टर में पढ़ रखी है। तो जैसे हम लोगों को भाई ये पता लग गया कि यहां पर तो बेटा इतना इतना द्रव्यमान है, अब हम बात करेंगे इनके ऊपर आवेश के बारे में। देखो मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन पर कितने यूनिट आवेश होता है बेटा? इलेक्ट्रॉन पर कितने यूनिट आवेश होता है? इलेक्ट्रॉन पर कितने यूनिट आवेश होगा बेटा? यस, कुछ बच्चों का आंसर आया है -1 और कुछ बच्चों का आंसर आया है 1.6 गुणा 10 की घात माइनस के 19 गुलाम। बिल्कुल सही बात है। तो मैं आप लोगों को एक बात बताता हूं बेटा, ठीक है, मैंने ये बात आपकी समझ ली, मतलब मैं समझ गया इतनी बात कि आपने कैसे किया है। देखो आवेश को दो तरीके से दिखाते हैं। इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो होता है माइनस के 1 यूनिट। क्या होता है बेटा? माइनस के 1 यूनिट। और बेटा अगर यहां पर आवेश की बात करें प्रोटॉन के बारे में तो प्रोटॉन पर होता है प्लस के 1 यूनिट। ठीक है, 1 यूनिट। और न्यूट्रॉन की अगर हम बात करें तो आवेश यहां पर होता है 0, मतलब यहां पर आवेश होता ही नहीं, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता। अब ये जो 1 यूनिट है मैं आपको बताता हूं, 1 यूनिट आवेश को अगर हम कूलाम में कन्वर्ट करें, क्योंकि देखो जो आवेश होता है ना बेटा उसकी जो एसआई यूनिट होती है, ठीक है, एसआई यूनिट होती है यानी स्टैंडर्ड इंडेक्स यूनिट जो होती है, जैसे आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा एमकेएस पद्धति, सीजीएस पद्धति, है ना, एफपीएस पद्धति, ऐसी बेटा होती है एसआई यानी स्टैंडर्ड इंडेक्स। उसमें क्या होता है भाई, हमारे पास 1 यूनिट का मतलब हो गया कुलाम में, क्योंकि आवेश के जो यूनिट होती है वो कुलाम होती है बेटा। तो उसको कुलाम में कितने में कन्वर्ट करें तो वो होता है बेटा 1.6। इसी को हम लिख देंगे ऐसे करके कि माइनस के 1.6 गुणा 10 की घात माइनस के 19 कुलाम आ गया ये। ठीक है, और भाई यहां पर लिख दोगे प्लस के बराबर मतलब प्लस के 1.6 गुणा 10 की घात माइनस के 19 कुलाम। यहां पर 0 ही है, चलेगा। आपको मैं एक और बात बताता हूं बेटा, आगे चल के आवेश को जो ये जो मान होता है ना, क्योंकि इतने बड़े मान को बार बार लिखोगे तो आपको दिक्कत होगी। आपको ध्यान रखना है ये जो मान है 1.6 गुणा 10 की घात माइनस के 19, इसको आप ई से डिनोट करोगे। ठीक है, ये ध्यान रखना भाई, ई से डिनोट कर देना। इस नियतांक का मान ई है।
ठीक है, तो इतना याद रख लेना भाई। तो फटाफट बेटा जिसको नोट करिएगा, आवेश को हम ई से भी डिनोट करते हैं। ई का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी। डन है भाई, चलो चलो करते रहो, ठीक है वो ठीक है। ये ठीक है बेटा। अब मैं आपको एक बात बताता हूं यहां पर, नेक्स्ट, छोटे छोटे कणों के बारे में तो आपको जानकारी मिल गई बेटा, छोटे छोटे कणों के बारे में जानकारी मिल गई। अब एक होता है बेटा विशिष्ट आवेश, एक क्या होता है बेटा विशिष्ट आवेश, और विशिष्ट आवेश को अंग्रेजी में कहते हैं हम लोग स्पेसिफिक, स्पेसिफिक चार्ज। अब आप सोचोगे सर जी ये क्या होता है, देखो इसको डिनोट करते हैं हम लोग ऐसे करके, E बाय एम। तो इसके जो डिनोट है ना, इससे ही पता लग गया कि भाई E का मतलब आवेश, M का मतलब बेटा क्या हो गया द्रव्यमान, E का मतलब आवेश, M का मतलब क्या हो गया बेटा द्रव्यमान। अब आपको मैं एक बात बताता हूं, यहां पर ये जो -1 और +1 कहते हैं ना बेटा, -1 और +1, ये आज तक किसी ने देखा है कि माइनस होता कैसा है या प्लस कैसा होता है? आपको सर माइनस प्लस देखा तो नहीं है भाई, वो तो केमिस्ट्री बनाने वालों ने मान लिया कि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव है, तब उन्होंने आगे चल के ये देखा कि प्रोटॉन पे पॉजिटिव है। पर प्रोटॉन पे पॉजिटिव ही क्यों है बताता हूं। जब आप एक मान लेते हो ना बेटा, और इसका व्यवहार इसके विपरीत हो, तो केवल विपरीत दिशा को रिप्रेजेंट करने के लिए नेगेटिव का पॉजिटिव हुआ। अगर साइंटिस्ट लोग बचपन में यानी कभी बहुत आदि काल में जब उन्होंने साइंस में परमाणु की खोज करी होगी, अगर वो इलेक्ट्रॉन के आवेश को धनावेश कह देते, पॉजिटिव कह देते, तो ऑटोमेटिक साइंस में प्रोटॉन को नेगेटिव कहना पड़ता। तो ये तो डिपेंड करता है कि स्टार्टिंग में उन्होंने लिया कैसे। समझ में आई बात? तो यहां पर जब हम बात करेंगे, ये मत कहना कि सर माइनस और प्लस में किसका ज्यादा है। कभी आप लोग गणित की तरह दिमाग लगाओ और सोचो सर जी माइनस का जो परिमाण होता है वो छोटा होता है और धनात्मक मान जो होता है वो बड़ा होता है, इसका मतलब तो ये हुआ कि जो प्रोटॉन का द्रव्यमान है वो ज्यादा है, पूरी प्रोटॉन का जो आवेश है वो ज्यादा है और इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है वो कम है। चिन्ह पर मत जाना, चिन्ह केवल उनके विपरीत व्यवहार को दर्शा रहा है, मैथ वाले पॉजिटिव नेगेटिव को नहीं। समझ में आई मेरी बात जो मैं समझा रहा हूं? केवल उनके विपरीत व्यवहार को, इसका जो व्यवहार है इसका व्यवहार उसका उल्टा है, बाकी परिमाण सेम है। मतलब 1 प्लस यूनिट चार्ज -1 यूनिट चार्ज सेम है। अब देखो बेटा विशिष्ट आवेश में क्यों पढ़ा रहा हूं, इसके ऊपर एक क्वेश्चन आता है, जब आप देखोगे आज आपको डीपीपी भी मिली होगी या मिल जाएगी, उसमें विशिष्ट आवेश का एक क्वेश्चन होगा कि भाई विशिष्ट आवेश का क्रम बताओ, किसका ज्यादा होगा किसका कम। तो देखो बेटा, अगर मेरे पास क्या था बेटा, यहां पर इलेक्ट्रॉन की बात करें, इलेक्ट्रॉन की बात करें, पहले पॉइंट इलेक्ट्रॉन पर ले आते हैं भाई, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश यानी E बाय एम, E बाय एम का मतलब होता है, E बाय एम किसका भाई, इलेक्ट्रॉन, ये E को रिप्रेजेंट कर रहा है चार्ज को, तो इसका जो आवेश है वो कितना होता है बेटा 1.6 गुणा 10 की घात -19। यहां पर मैंने क्या करा है, चिन्ह नहीं लिया माइनस प्लस, मैंने परिमाण लिया है। और M क्या होता है बेटा इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 गुणा 10 की घात -19, सॉरी -31, -31। समझ में आई बात? इसको और भी हल करोगे तो कर सकते हो। फिर एक तरफ मैंने क्या लिखा बेटा, यहां पर एक तरफ मैंने क्या लिख दिया बेटा, प्रोटॉन का विशिष्ट आवेश, प्रोटॉन का विशिष्ट आवेश। तो प्रोटॉन का विशिष्ट आवेश जब आप निकालोगे E बाय एम, किसका बेटा प्रोटॉन का, तो उस पर जो आवेश है E, उसका मान कितना है, वही सेम 1.6 गुणा 10 की घात -19,
द्रव्यमान क्या होता है प्रोटॉन का 1.67 गुणा 10 की घात माइनस के 27 किलोग्राम में। फिर आप लोग सोचोगे भाई हम लोग निकालते हैं न्यूट्रॉन का विशिष्ट आवेश, ठीक है, न्यूट्रॉन का विशिष्ट आवेश वो होगा E/m फॉर न्यूट्रॉन। अब E मतलब क्या हो गया आवेश, E मतलब क्या हो गया आवेश। अब न्यूट्रॉन का आवेश क्या है बेटा, न्यूट्रॉन का आवेश क्या है 0। तो जब E का मान 0 है यानी Q, कुछ लोग इसको E से डिनोट करते हैं, कुछ लोग Q, फिजिक्स में Q से भी डिनोट करते हैं ना। तो Q का मान अगर 0 है तो बेटा द्रव्यमान कुछ भी होता रहे फिर, तो इसका आता है बेटा 0। अब हम यहां पर तुलना करेंगे कि किसका विशिष्ट आवेश ज्यादा है किसका कम है, ठीक है। विशिष्ट आवेश का क्रम। आप देखो इन दोनों का कुछ ना कुछ मान तो है, कुछ ना कुछ तो मान है। न्यूट्रॉन का 0 है तो न्यूट्रॉन तो सबसे लास्ट में गया। इन दोनों में जब तुलना करोगे तो इसका अंश जो है यानी आवेश वो समान है। अंश पे क्या है 1.6 गुणा 10 की घात माइनस के 19 गुलाम, पर इनका हर जो है अलग अलग है यानी डिनोमिनेटर यहां पर है 9.1 गुणा 10 की घात माइनस के 31 और यहां है 1.67 गुणा 10 की घात माइनस के 27। अब बेटा इसका मान जो इसका डिनोमिनेटर है वो छोटा है। अगर बेटा ये छोटा मान है तो इसका ओवरऑल मान क्या होगा बड़ा, चाहे इसको सॉल्व करके देखोगे तब भी इसका परिमाण बड़ा आएगा, ठीक है। इसका मतलब है कि विशिष्ट आवेश उसका ज्यादा होगा जिसका द्रव्यमान कम होगा, और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कम है तो विशिष्ट आवेश क्या हुआ बेटा ज्यादा। तो मैंने कहा कि इलेक्ट्रॉन का सबसे ज्यादा होता है, फिर प्रोटॉन का होता है और फिर न्यूट्रॉन का होता है। तो विशिष्ट आवेश का जो क्रम है बेटा ये आप लोगों को आ गया, ठीक है। इसके ऊपर आपको डीपीवी में क्वेश्चन मिलेगा, पहले बोल रहा हूं। अब मुझे बताइए बेटा क्या आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आ गया बेटा, यस और नो? क्या आप लोगों को ये बात समझ में आ गई, हाँ या ना? क्लियर है भाई? ये भी नोट कर लो और ये भी नोट कर लो। ठीक है भाई, अब देखो बेटा आगे, अब बेटा देखो यहां पर आगे। तो मैं ना आज आपको बहुत बहुत बिल्कुल बेसिक चीजें समझाऊंगा। अब आपको लगेगा कुछ नया टॉपिक चीज चल रही है, नई चीज चल रही है। अब देखो बेटा यहां पर स्टार्टिंग करते हैं हम लोग कैथोड किरणों से। किससे करेंगे बेटा? कैथोड किरणें। प्लीज कैथोड किरणें जिनको हम लोग कहते हैं बेटा कैथोड रेज, ठीक है, कैथोड रेज। अब ये कैथोड रेज क्या है, क्या कैथोड है क्या एनोड है? आपने बैटरी देखी है डेली लाइफ में कभी अपने, कभी देखी हो बैटरी, कार की बैटरी, फोन की बैटरी या इन्वर्टर वाली बैटरी? उसमें जो दो चिमटियां सी लगी होती है ना, एक पर धनात्मक आवेश होता है एक पर ऋणात्मक आवेश होता है ना, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव वाली। तो उनमें से एक होती है कैथोड और एक होती है एनोड। समझ में आई बात? क्या बोला मैंने? एक होती है कैथोड एक होती है एनोड। और वो जो बैटरियां होती है घर पे, वो बैटरियां होती है बेटा हमारी गैल्वेनिक सेल यानी गैल्वेनिक बैटरियां होती है, गैल्वेनिक बिरादरी की बैटरी होती है। उन बैटरियों में क्या होता है, विद्युत ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है। अब यहां पर हम लेंगे विद्युत अपघटनी वाली बैटरी। अब इन बैटरियों का क्या होगा जरा बताता हूं मैं आपको।
हमने सबसे पहले क्या करा, थोड़ा सा आपको मैं बताना चाहूंगा भाई, स्टाइल में बनाना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, तो ये भाई मेरे पास बैटरी बनी, ऐसे बैटरी नहीं बनेगी, समझना पड़ेगा इसको हमें। आप लोग सोचो सर जी ये क्या है, आपने क्या बना दिया ये, देखो इसको इससे जोड़ा और इसको इससे जोड़ा, ये बनाया हमने कांच की एक नली। क्या बनी है, कांच की नली। अब कांच की नली में हमारे पास ना बेटा एक तार लगाएंगे हम लोग, 2 इलेक्ट्रोड लेंगे, ठीक है। हमारे पास इस कलर में दिखाता हूं आपको, ऐसे करके और ऐसे करके, ऐसे 2 छड़ ली मैंने। फिर हमने क्या काम करा, इनको तारों से दिया, तारों को ऐसे जोड़ दिया, ठीक है। फिर ये तार ऐसे आया, फिर ये तार ऐसे करके, फिर ये तार यहां पर गया और ये तार बेटा ऐसे गया और फिर ये तार ऐसे आया, नहीं ज्यादा छोटा हो गया शायद ये, ठीक है। ये तार ऐसे आया मान लो। अब देखो बेटा यहां पे, यहां के बाद एक होगा आपके पास बड़ा सा, एक होगा आपके पास छोटा सा। तो यहां पर लगी होती है बेटा ई वोल्ट की बैटरी, ई वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। अब जो बैटरी होती है ना, जब उसको करंट करेंगे तो वो एक तार में पॉजिटिव और एक तार में नेगेटिव करंट देगी, ठीक है। तो ध्यान रखना है, ये फिजिक्स का भी नियम है, जब कभी भी इस तरह से बैटरी जोड़ी हो तो जो बड़े वाली होती है ना बेटा, ये एनोड होती है, अर्थात ये धन और ये नेगेटिव को रिप्रेजेंट करती है। ये किसको करेगी, नेगेटिव को। तो इस वाले पूरे तार में पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तो ये जो आपके पास छड़ है यहां पर, इस पर भी पॉजिटिव चार्ज होगा बेटा, है ना, पॉजिटिव चार्ज होगा। और अगर देखोगे नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो इस पर कहीं ना कहीं नेगेटिव चार्ज होगा। तो बेटा ये जो आप देख रहे हो इधर वाली, इसको क्या बोलते हैं भाई, इसको बोलेंगे हम लोग कैथोड, इसको बोला हमने कैथोड। और इसको हमने क्या बोला बेटा, एनोड, इसको हमने क्या बोला बेटा, एनोड। यहां पर एक वैक्यूम पंप होता है, एक वैक्यूम पंप होता है जिसकी सहायता से हमने इस कांच की, जो कांच की नली है, इसकी सारी हवा बाहर निकाल रखी है। अब इस कांच की नली में बिल्कुल ना के बराबर हवा है, अगर है भी तो बहुत कम, और बिल्कुल ना के बराबर हवा है। अब तुम सोचोगे सर जी ये परीक्षण क्या है, जो आप इतना डायग्राम बना रहे हो, ये क्या समझाएगा। देखो V का मतलब वोल्टेज, और वोल्टेज का मतलब होता है विभव, विभव का मतलब पोटेंशियल, पोटेंशियल का मतलब ऊर्जा स्थिर, है ना, पोटेंशियल मतलब ऊर्जा, पावर। अब देखो जब यहां पर हम ऊर्जा देंगे, टक टक टक, जैसे इन्वर्टर होता है भाई, वोल्टेज बढ़ा दी हमने, वोल्टेज बढ़ा दी, तो वोल्टेज जब बढ़ेगी तो ये जो कैथोड है ना, कैथोड, ये किसी ना किसी धातु से बना हुआ है बेटा, और धातु के अंदर क्या होगा, परमाणु होंगे। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, अगर मैं परमाणु को थोड़ा डिटेल में समझाऊं, सुनना मेरी बात को, अभी नोट कुछ नहीं करना बेटा आपको, प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे शब्दों में और मेरे शब्दों को लिखना चाहोगे, ठीक है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, आपको लगेगा समझ नहीं आ रहा, आप पेन एक साइड में रख दो, नोटबुक एक साइड, सिर्फ सुनते रहो अभी, ठीक है। तो मैंने क्या बोला भाई, मैंने यहां पर वोल्टेज बढ़ाई, टक टक टक, यहां पर वोल्टेज गई, तो वोल्टेज जाने का मतलब है पावर गई, है ना, वोल्टेज मतलब पावर गई, पावर मतलब ऊर्जा गई। अब वो ऊर्जा ने क्या किया होगा, सोचो, हमारे पास कोई भी परमाणु हो इस दुनिया का, उस परमाणु के ऐसे बाहर बहुत सारी कक्षाएं होती हैं, क्या होती हैं, बहुत सारी कक्षाएं, और यहां पर कहीं ना कहीं बेटा ऐसे अनंत सेल होती है, अनंत कक्षा होती है, किसी भी परमाणु में अनंत कक्षा होती है।
आप लोग ये मान के चलिए कि हर एक परमाणु का कोई ना कोई संयोजी कक्षा होती है। ये जानते हो ना आप, संयोजी कक्षा। तो वो इलेक्ट्रॉन मान लो या ई नेगेटिव यहां पर है इस nth कक्षा में, और वो पॉजिटिव आवेश के साथ बंधा हुआ है, यानी इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है नेगेटिव चार्ज, और भाई नाभिक पर क्या होता है पॉजिटिव चार्ज। तो इनके बीच में जो लगेगा बेटा वो क्या लगेगा, विद्युत आकर्षण बल, यानी वो प्यार करते हैं एक दूसरे से, तड़प में, मतलब एक तरह से एक दूसरे के सहारे ही जिंदा है। अचानक मैंने क्या करा, वहां पर वोल्टेज बढ़ा दी। वोल्टेज बढ़ाने का मतलब है इस इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा दे दी, इस इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा दे दी बेटा। अब आप ये सोचो ऊर्जा लेकर इसने क्या करा होगा। ये थोड़ा सा ऐसे हो गया जैसे दो प्यार करने वाले हैं, बहुत अच्छा प्यार करते हैं, लेकिन हमको क्या करना है, उनका प्यार तुड़वाना है ना, उनका रिलेशन तुड़वाना है। तो हम लोग क्या कहेंगे बेटा कान में, अरे इलेक्ट्रॉन, ओ इलेक्ट्रॉन, सुन रहे हो, हाँ, अरे वो नाभिक जो है, नाभिक वो तुमको कलूटा कालिया बोल रहा था, कह रहा था कि तुम्हारे जैसे तो 70 घूमते हैं उसके आगे पीछे। हाँ वही बोले, हम तुमसे प्यार नहीं करता अब नाभिक। ओके, तो भाई यहां पर क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन को गुस्सा आ गया, अच्छा मुझे ये कह दिया कि भाई साहब मैं तुझसे प्यार नहीं करता। अब इलेक्ट्रॉन को गुस्सा आ गया, इलेक्ट्रॉन नाराज हो गया। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन नाभिक को छोड़कर भागेगा बाहर की तरफ, मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं। अब इलेक्ट्रॉन बेचारा इतने ऊपर चला गया जब वो अनंत पे चला गया। अब यहां पर क्या होगा, यहां पर कोई दूसरी स्पीशीज होगी, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। अगर आप इसको ऊर्जा देते रहोगे तो बाहर निकल जाएगा, क्योंकि इसको आप लड़ा रहे हो भैया। तो ये कहानी वास्तव में होती है बेटा, ये ऐसा मत सोचना कि ये मैं कहानी बनाकर पढ़ा रहा हूं, वास्तव में ऐसी होती है। तो यहां पर भी क्या हुआ कि जब मैं वोल्टेज देने लगा, उस टाइम के साइंटिस्ट को, जब जे थॉमसन इस परीक्षण को कर रहे थे, उस टाइम के साइंटिस्ट को यह पता नहीं था कि ये इलेक्ट्रॉन है, ये प्रोटॉन है, उनको कुछ नहीं पता था। उनको सिंपल ये बात पता थी कि ये बैटरी है, यहां धातु की एक छड़ है, ये परमाणुओं से मिलकर बनी है, और यहां पर कुछ इलेक्ट्रॉन, यानी सॉरी कुछ कण, कण पहले कण कहूंगा मैं, कुछ कण बाहर निकले, कुछ कण बाहर निकले। तो ये कहां से निकले बेटा, इस कैथोड से, इस धातु से निकले। अब ये कण क्या करने लगे बेटा, यहां से निकलकर चलने लगे, कहां चलने लगे, एनोड की तरफ। कहां चलने लगे बेटा, एनोड की तरफ। तो जब आपने साउथ की पिक्चर देखी होगी, आप कहोगे सर साउथ की पिक्चर तो बहुत देखी है हमने, और आधे बच्चों ने नहीं भी देखी होगी। मैंने साउथ की पिक्चर ही क्यों बोली बेटा, क्योंकि वहां पर ऐसी पॉसिबिलिटी होती है, जैसे मान लो कोई हीरो है और हीरोइन को बचाने वाला है, और वो बीच में खड़ा है हीरो हीरोइन, चारों तरफ से गुंडों ने घेर रखा है, 50,000 गुंडे हैं और हीरो केवल एक है। हीरो के पास ना कोई माउजर, ना कोई रिवॉल्वर, ना कोई राइफल, कुछ नहीं है। अब हीरो दिमाग लगाता है, क्योंकि अब वहां की मूवी में मर नहीं सकते आप, तो हीरो को यह तो पता है कि मर नहीं सकता, पर ये 50,000 गुंडों को मारूंगा मैं। तो वो क्या करेगा, जमीन से उठेगा ऐसे करके, एक पत्थर उठाएगा और ऐसे फेंक के मारेगा, थूम। अब पत्थर जैसे जा रहा होगा, पत्थर ऐसे जा रहा होगा बेटा, तो पता है क्या हुआ, सुनो मेरी बात को, ये तो एक पत्थर है। साउथ की मूवी में क्या हो सकता है, एक पत्थर उठाया, धर 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 धर, मतलब एक पत्थर के पीछे एक पत्थर, एक पत्थर के पीछे एक पत्थर, एक पत्थर के पीछे एक पत्थर। जब ये चलने लगते हैं ना, तो एक किरण बन जाती है, एक किरण की तरह दिखते, भाई इतने सारे पत्थर मार दिए, ठीक है। और ये जो किरणें चल रही हैं इधर की तरफ, इन्हीं को हम क्या कहते हैं बेटा, कैथोड किरणें कहते हैं, कैथोड रेज कहते हैं बेटा, इनको कैथोड किरणें कहते हैं बाबू। आशा करता हूं कि यह बात आपको समझ में आ गई होगी। आपको कि सर मजेदार समझ में आ गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने कहा बहुत अच्छे। अब देखो यहां पे, अब हमारे पास सबसे पहला काम होगा इस डायग्राम को बनाना, ठीक है। अरे बेटा पोल का तो क्वेश्चन ही नहीं है बेटा, पोल तो मैंने दिया ही नहीं, मैं तो आपको समझा रहा हूं कैथोड किरण परीक्षण। चलिए पहले इसको नोट करिए, 9th में पढ़ा होगा आप लोगों ने, बिल्कुल सही बात है, इसको नोट करो बेटा पहले आप। तो ये जो कैथोड किरणें निकली है, इन कैथोड किरणों की हम लोगों को गुण पढ़ने हैं, विशेषताएं पढ़नी है।
कैथोड किरणों की ही विशेषता पढ़नी है भाई। बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे बेटा। अभी ये नहीं पता कि ये कण है क्या, ये नहीं पता ये इलेक्ट्रॉन है क्या है, लेकिन मैं तो देखो टीचर हूं इसलिए मैंने पहले ही बताया कि हुआ ऐसा होगा। कैसा? ऐसा कि इलेक्ट्रॉन निकल के भागा होगा पक्का। अब देखो भाई यहां पर जब ये हो गया तो मैं यहां पर लिख रहा हूं भाई ऐसे, कैथोड किरणों की विशेषताएं, कैथोड किरणों की विशेषताएं। कैथोड किरणों की विशेषताएं, ठीक है, ठीक है। कैथोड किरणों की विशेषताएं बताता हूं कैसे। पहली विशेषता है, पहला पॉइंट है बेटा, क्या, अच्छा ध्यान रखना ये जो विशेषता है इंपॉर्टेंट है, इनके ऊपर क्वेश्चन आता है। कैसे? मैं आपको बता देता हूं, दिखा भी देता हूं। ऐसे क्वेश्चन आएंगे जैसे कैथोड किरणों की 4 स्टेटमेंट है, इनमें से कुछ गलत होंगी कुछ सही होंगी तो पहचानने होते हैं। तो इसीलिए बेटा ये जो विशेषताएं मैं लिखवा रहा हूं इनको आपको समझना पड़ेगा। तो मैंने कहा कि भाई कैथोड किरणें सीधी रेखा में चलती हैं। अब ये बात मैंने लिख दी, आपने मान ली है ना? पागल हो आप, प्रूफ तो मांगो। अब भाई स्टूडेंट क्या कह रहे हैं, कैसे सर सीधी रेखा में कैसे पता चला होगा कि सीधी रेखा में चलती हैं, है ना? ये तुम्हारा क्वेश्चन आ गया। तो भाई हुआ क्या, जैसे मैं आपको डेली लाइफ का एग्जांपल देता हूं। आप मान लो कहीं पर भी रास्ते में खड़े हो, कहीं भी जाते होंगे, तो आप लोगों ने देखा होगा धूप में जब आप सूर्य के प्रकाश में खड़े होते हो और सूरज बिल्कुल सामने है आपके, तो जब सूर्य का प्रकाश आता है आपसे टकराता है तो आपकी परछाई बिल्कुल पीछे बनती है। जब सूरज ऊपर आ जाता है तो परछाई गायब हो जाती है। जब शाम के टाइम सूरज इधर चला जाता है तो परछाई इधर चली जाती है। इस बात से क्या सिद्ध होता है कि सूर्य के प्रकाश में जब कोई भी ऑब्जेक्ट यानी कोई भी वस्तु रखते हैं तो उसकी परछाई बिल्कुल पीछे बनती है, जिससे यह सिद्ध होता है कि वो सूर्य का प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। यह बात हम लोगों ने डेली लाइफ में सीखी हुई है ना भाई? हर बच्चा धूप में गया होता है, हर बच्चे ने देख रखा है कि यार मैंने अपनी परछाई को तो देखा हुआ है, काली काली सी बनती है कि नहीं? तो उसी तरीके से क्या हुआ बेटा, कैथोड किरणों के पथ में एक ऑब्जेक्ट, एक वस्तु को रखा गया और उस वस्तु की परछाई बिल्कुल उसके पीछे बनी, जिससे यह सिद्ध हो गया कि कैथोड किरणें जो है वो सीधी रेखा में चलती हैं। तो अगर बच्चों आप इसको डिटेल में चाहते हो तो भाई देखो यहां पर जब कैथोड किरणें एक वस्तु पर डाली गई तो वस्तु की छाया, ठीक है, वस्तु की छाया एकदम पीछे बन गई, जिससे यह सिद्ध होता है जिससे यह सिद्ध होता है जिससे यह सिद्ध होता है कि कैथोड किरणें सीधी रेखा में चलती हैं, सीधी रेखा में
चलती हैं। क्या आप लोगों का डाउट क्लियर हो गया बेटा? नोट करिए इसको। सर मेरा भी हाल कुछ ऐसा ही है। अच्छा, उसकी बात कर रहे हो तुम, इलेक्ट्रॉन वाली बात। हाँ बेटा, बहुत मजा आएगा इस चैप्टर में, ढेर मजा आएगा, तुम देखते रहो अभी। चलो चलो कंटिन्यू। और जब नोट हो जाए बता देना भाई, नोटेड, ताकि फिर मैं आगे बढ़ूं। क्लियर है? ओके। अब देखो बेटा आगे, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? नेक्स्ट हमारे पास क्या है बेटा? देखो, कैथोड किरणें यांत्रिक प्रभाव यानी मैकेनिकल इफेक्ट, मैकेनिकल इफेक्ट दर्शाती हैं। कैथोड किरणें यांत्रिक प्रभाव दर्शाती हैं। अब बहुत सारे बच्चों में एक चीज आ गया होगा, सर ये जो यांत्रिक प्रभाव ये क्या है ना? मतलब मैं मानता हूं आप ठप हो, मैं आपको तो बहुत अच्छा और बुरा, मध्यम और ऊपर बहुत अच्छे अच्छे शब्द यूज करता था हमारे टाइम पे। हमारे मास्टर हमारे लिए कहते या तो ठप है, बोट, बोट समझते हो ना, दिमाग भारी, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो तुम ठप हो बेटा। तुम्हें ठप समझ के तुम्हें एकदम तुम्हारे अंदर, तुम्हें चालू करूंगा तुम्हारे दिमाग को। तो मैंने मान लिया कि भाई यांत्रिक प्रभाव, बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे भाई यांत्रिक प्रभाव क्या है? यांत्रिक प्रभाव जैसे कि गतिज ऊर्जा, संवेग, द्रव्यमान, बल, ये सब यांत्रिक प्रभाव में आते हैं। अगर कोई चीज बल लगाती है तो वो यांत्रिक प्रभाव दर्शा रही है। अगर किसी वस्तु का संवेग है तो वो यांत्रिक प्रभाव दर्शा रही है। यदि किसी वस्तु का गतिज ऊर्जा है तो वो आपका वो क्या कर रही होगी? यांत्रिक प्रभाव दर्शा रही होगी। अब देखो, मैं मान के चलता हूं कि आप लोगों ने डेली लाइफ में एक एक्सपीरियंस फील किया होगा, और नहीं फील किया होगा तो बेटा बात मानना, मेरी समझना। मान लो एक नहर है, एक क्या है बेटा? नहर है, नहर। अब ये नहर जो यूपी के बिलोंग कर, जो यूपी से हैं उनको पता होगा कि गंगा जी के आसपास बहुत सारी नहर है, और रुड़की वगैरह में देखा होगा उन्होंने, ठीक है, रुड़की वगैरह में देखा होगा कि रुड़की की नहर में ऐसा भी है। आप कहोगे सर जी रुड़की की नहर में कैसा हो गया? भाई देखो, मान लो ये दिशा है पानी के, मतलब पानी बह रहा है, नहर में क्या हो रहा है? पानी बह रहा है। आप रिलेट करना ऐसे करके, पानी बह रहा है, ठीक है, और ये है बेटा हरिद्वार की साइड, और ये वाली है रुड़की वाली साइड। आईआईटी रुड़की जाना है कि नहीं? अब देखो बेटा, इसमें पानी की जो दिशा है वो ये है। आप लोगों ने एक चीज देखी होगी इस नहर में, क्योंकि मैंने बचपन से देखा है, मैं उधर गया हूं, तो इस नहर में कहीं कहीं जगह पर ऐसा एक हिंडोला सा लगा हुआ है, हिंडोला, जिसमें लोग नहाते हैं बैठ के, वो घूमता रहता है। इसी ये हो गया हमारे पास, लोग इसमें झूलते से भी रहते हैं, बैठते भी रहते हैं, जैसे मेलों में लगा होता है हिंडोला, वैसे ही। तो होता क्या है कि ये जो ये हमारे पास जल की धारा है, जो आप देख रहे हो ना, जल की धारा, ये ऐसे बह रही है और ये इससे टकराती होगी। जब ये इससे टकराती होगी तो ये ऐसे घूमता होगा। ये क्या होता होगा? ऐसे घूमता होगा बेटा। आप कहोगे हाँ सर, मतलब ये जो आपके पास हिंडोला है, ये जो चरखी सी है, ये कैसे घूमेगी? जब इस पर कोई बल लगेगा, और पानी क्या लगाएगा? बल लगाएगा। बल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? F इक्वल्स टू ma, पढ़ा होगा आप लोगों ने, F इक्वल्स टू ma। अगर कोई वस्तु बल लगा रही है F इक्वल्स टू ma के अनुसार, तो उसका पक्का कोई ना कोई द्रव्यमान होगा। क्योंकि देखो ध्यान से देखना, आपको यहां पर शायद समझ ना आ रहा हो ऐसे साफ साफ,
मैं आपको बता देता हूं, अगर F बराबर ma है, कोई चीज वस्तु बल लगा रही है इस पर ऐसे, तो बल वही चीज लगा सकती है जिसका कोई द्रव्यमान होता है, जिसका कोई द्रव्यमान नहीं होता वो बल नहीं लगा सकती। तो भाई इसका मतलब क्या है कि पानी, यहां इस वाले नियम से सिद्ध हो गया कि पानी के कणों में द्रव्यमान होता है, तभी तो उसने यांत्रिक प्रभाव दर्शाया, ठीक है, जब तो उसके अंदर बल है। तो हम लोगों ने क्या करा बेटा, मैंने पॉइंट तो लिखवा दिया आपको कि भाई कैथोड किरणें यांत्रिक प्रभाव दर्शाती हैं। ऐसी हमने क्या करा कि जो कैथोड किरणें थी ना, ये वाली कैथोड किरणें जो इधर से इधर चल रही थी, कैथोड से एनोड की तरफ चल रही थी, कैथोड किरणों के बीच में एक बहुत हल्का पहिया रख दिया और वो हल्का पहिया चलने लगा। अब जब वो पहिया चलने लगा बेटा, तो उससे पता है क्या प्रूफ हो गया, उससे ये बात प्रूफ हो गया कि भाई इस पहिए से कुछ चीज टकरा रही है, जो इस पहिए पर बल लगा रही है, जो इस पहिए को घुमा रही है। इससे पता लग गया कि जो कैथोड किरणें हैं ना, ये छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती है। इस दुनिया में जिन भी वस्तुओं का द्रव्यमान है वो सब कण प्रकृति दर्शाती हैं, कण, ठीक है। तो यहां से क्या है, इससे यह सिद्ध हो गया कि जो कैथोड किरणें हैं छोटे छोटे कणों को मिलकर बनी होती हैं। अब देखो बेटा, यहां पर हम लोग इस पॉइंट पर थे, तो मैंने यहां पर कहा बेटा, जब कैथोड किरणों के मार्ग में एक हल्का छोटा धातु का एक हल्का छोटा पहिया रखते हैं, तो वह घूमने लगता है, जिससे यह सिद्ध होता है कि कैथोड किरणें छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती है, ठीक है। कैथोड किरणें छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती हैं, ठीक है। अर्थात ये यांत्रिक प्रभाव अब कोई कण है तो उसका कोई ना कोई द्रव्यमान होगा, उसका कोई ना कोई द्रव्यमान होगा तो बल लगाएगा, बल होगा तो बेटा कोई ना कोई वो फिर गतिज ऊर्जा वगैरह सब कुछ होगा, संवेग होगा। तो भाई ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा और आशा करता हूं कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी बेटा, ठीक है। आशा करता हूं कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, सर कह रहा कि मैं रुड़की से ही हूं, बहुत बढ़िया। हाँ तो तुमने देखा होगा नहर में बहुत बढ़िया, चलिए डन। कैथोड किरणें जो है वो यांत्रिक प्रभाव दर्शाती है, बात सिद्ध हो गई। चलिए अब देखो बेटा, नेक्स्ट हम देखते हैं अब यहां पर समझना बेटा, इसको थोड़ा सा ऐसे समझना
जैसे मेरा हाथ जो है वो एक कण है, मेरा हाथ एक कण है और तुम्हारा गाल एक ऑब्जेक्ट है। अगर मेरे एक थप्पड़ तुम्हारे गाल पे लग जाए तो तुम्हारी गाल गर्म हो जाएगी, है ना। दो थप्पड़ लग जाए और गर्म हो जाएगी, और अगर 5-6 थप्पड़ लग जाए तो तुम ये मान लेना कि तुम्हें किसी क्रीम की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम पहले एकदम लाल हो जाओगे, रक्त तप्त हो जाओगे, है ना, लाल हो जाओगे। तो फिर पता है तुम क्या कहोगे अपने दोस्तों में जब पिट पिटा के घर बैठोगे, अरे यार सर तो बहुत कैड़ा थप्पड़ मारते हैं यार, भाई सर से मुझे डर लगता है, बहुत तेज थप्पड़ मारते हैं भाई। तो तुम्हें पता लग जाएगा कि मेरे हाथ में या मेरे थप्पड़ में, देखो मैं तो प्यार से ही मार रहा था पर इस थप्पड़ में गर्मी ज्यादा है। तो तुम लोग क्या कहोगे, यार सर का थप्पड़ बहुत गर्म है भाई साहब, एक थप्पड़ लगा था मैं तो झन्नाटा आ गया था, मुझे तो हिल गया था मैं। इसका मतलब थप्पड़ मारने से या झन्नाटे से या तुम्हें पीटने से नहीं है। इसका मतलब यह होता है कि जब कोई चीज किसी चीज से बार बार टकराती है ना तो वो उसको गर्म कर देती है। जैसे मेरा हाथ अभी ठंडा है, ऐसे मारना चालू करो आप बार बार तो ये गर्म होगा, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर फिर आप कहोगे यार इस वाले हाथ में उसमें प्रभाव है। ऐसे आप लोगों ने कभी देखा होगा अगर ये धातु की कोई वस्तु है और ये दूसरी धातु की वस्तु है, मैं इसको ऐसे पीटूंगा 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 तो 1 घंटे तक पीटता रहूंगा तो ये भी गर्म हो जाएगी। ऐसे ही आप लोगों ने एक चीज देखी होगी, जब आप सूरज की रोशनी में जाते हो और बहुत देर तक खड़े रहते हो तो सूरज की रोशनी के जो फोटोन है, जो कण है सूरज के, वो आपकी स्किन से टकराते रहते हैं टकराते रहते हैं टकराते रहते हैं, वो गर्म कर देते हैं। फिर आज जब आपकी स्किन गर्म हो जाती है तो आप क्या कहते हो, ओ भाई साहब सूरज में तो बहुत गर्मी है, सूरज के ताप में गर्मी लगती है। इसका मतलब जो सूर्य का प्रकाश है उसमें उष्मीय प्रभाव है, वो उष्मा देता है। तो यहां पर हमें पता लगी भाई एक बात, ठीक है, हमें कैसे पता लगी। तीसरा पॉइंट है कैथोड किरणें उसमें प्रभाव, ठीक है। अब देखो भाई आप लोगों को लग रहा होगा कैसे, तो यहां पर देखना, ठीक है, दर्शाती है अर्थात जब कैथोड किरणों के मार्ग में, ध्यान रखना बेटा, जब कैथोड किरणों के मार्ग में, कैथोड किरणों उसमें प्रभाव दर्शाती है, अर्थात जब कैथोड किरणों के मार्ग में हल्की छोटी वस्तु रखी जाती है तो वह गर्म हो जाती है। रक्त तप्त होगी थी वैसे तो, ठीक है, ये भी बात समझ में आ गई बेटा। अब क्योंकि इनमें क्या है बेटा, ऊर्जा देने की शक्ति है, ये ऊर्जा लेकर चलती हैं कैथोड किरणें, जिससे भी टकराएंगी उसको गर्म कर देंगी, जिसको भी टकराएंगी उसको गर्म कर देंगी। अब देखो बेटा यहां पर नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट क्या है, फोर्थ पॉइंट है हमारे पास कैथोड किरणें, ठीक है, गैसों को आयनित कर सकती हैं। आपको भी सर जी कैथोड किरणें कैसे करेंगी भाई गैसों को आयनित, मैंने कहा देखो ये तो सीधी बात है, जब कैथोड किरणें होंगी, ठीक है, मान लो एक गैस है हमारे पास हाइड्रोजन गैस, ठीक है,
हाइड्रोजन गैस वापस में तो ऐसा होगा H और H ऐसे करके, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड होता है। तो पहले क्या होगा बेटा, यहां पर आएंगी कैथोड किरणें। अब कैथोड किरणों में कैसा गुण है बेटा, ऊष्मीय प्रभाव, वो ऊर्जा देता है। तो जब वो इस बॉन्ड को ऊर्जा देगा तो ये जो दो अणु था हमारे पास H2, ये दो परमाणुओं में टूट जाएगा, 2H में टूट गया। अब आपको पता है कि परमाणु कैसा होगा इसका, नाभिक, पहली कक्षा, फिर ऐसे करके अनंत कक्षा, है ना, परमाणु ऐसा होता है बेटा। तो इसमें भी अगर कैथोड किरणों को हम डालते रहेंगे तो कैथोड किरणें तो इसको ऊर्जा देती रहेंगी। पहले अणु को दी, फिर परमाणु को दी, और परमाणु से जब इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, मान लो ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन था ना, ये यहां से इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, यहां से इलेक्ट्रॉन निकाल दिया बेटा बाहर, तो ये क्या बन जाएगा H+ और इलेक्ट्रॉन निकल गया बाहर। तो गैस क्या होगी बेटा, गैस आयन के रूप में कन्वर्ट हो गई। तो इस वाली जो स्टेटमेंट मैंने लिखी है कि कैथोड किरणें गैसों को आयनित कर सकती हैं, ये इस प्रकार आयनित करती कि कोई गैस होगी, उसके ऊपर कैथोड किरणें डालो तो पहले तो वो उस गैस के बॉन्ड तोड़ देगी, चाहे सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, बॉन्ड तोड़ देगी। फिर बॉन्ड तोड़ने के बाद जो इलेक्ट्रॉन है उसको बाहर निकाल देगी। अब किसी गैस से अगर इलेक्ट्रॉन या किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो बेटा उस पर धनावेश आ जाएगा, यानी वो अब आयन बन गया है। इसी को बोलते हैं गैस को आयनित करना। अब मुझे बताइए बेटा, क्या फोर्थ पॉइंट आप लोगों का क्लियर हो गया बेटा, यस और नो? क्या फोर्थ पॉइंट आप लोगों का क्लियर हो गया बेटा, भाई और बहनों, लेडीज एंड लेडास? नोट करिए, तब तक मैं पानी पी लूं भाई, पानी भर के ले आ रहा हूं मतलब। भैया एक पैसा ना पास निकल गया। ठीक है भाई, तो कैथोड किरणें गैसों को आयनित कर सकती हैं, यह बात भी पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। ठीक है, गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग हो रहा है अब जा। अब देखो बेटा, रुको मेरी बात बेटा, इसके लिए हमें अगला जन्म लेना पड़ेगा, पता है। मैं बता रहा हूं ना, अगर मैं अपनी नसों से खून भी निकाल दूं ना, अपने मांस की सारे चीथड़े निकाल के तुम्हें दे दूं, तुम तब भी यही कहोगे एक बार और, एक बार और, एक बार और। टेक्नोलॉजी के टाइम में अगर कोई चीज तुम्हें लग रही है कि हमें दोबारा सुननी है, सर ने क्या बोली थी, वीडियो को पीछे ले जाया करो, समझो उस बात को, वीडियो ले जाओ वापस तो तुम्हारा हो जाएगा। इससे क्या होती है बेटा, लॉस आपका है, मेरा नहीं है। मैं तो ज्यादा क्लास लूंगा, धीरे धीरे पढ़ाऊंगा, आराम से पढ़ाऊंगा, मेरे को क्या जा रहा है भाई। लेकिन लॉस आपका क्या है कि जहां पर आप कंसाइज रूप में पढ़ सकते थे, वहां पर आपने ज्यादा टाइम लिया, और टाइम लेकर फालतू में सर दर्द करा अपना। तो चीजों को जितना क्रिस्टल क्लियर तरीके से समझा जा सकता है उसको समझो, कॉम्प्लेक्स बनाने की कोशिश मत करो कि हम उसको कठिन बनाएंगे। क्योंकि ये देखो, ये बच्चों के अंदर एक गुण होता है, ये तुम्हारे अंदर है, मेरे अंदर ये था। मान लो मैंने ना कोई क्वेश्चन लिया, और अब मैं रिलेट करना आप ये बात, अगर किसी बच्चे ने वो क्वेश्चन सिंपल मेथड से कर दिया तो लग रहा है तो ऐसे ही हो गया। अगर वही क्वेश्चन किसी ने बहुत 2-3 पेज भर के किया तो अंदर से ऐसा लगता है कि भाई इस क्वेश्चन को करने में ना बड़ी मेहनत लगी थी भाई, और तेरे भाई ने अकेले ने किया, बाकी पूरी क्लास का गलत था वो। तो अंदर से ही कॉन्फिडेंस आता कि भाई तेरा भाई अलग है। लेकिन बेटा, गधों में और घोड़ों में एक अंतर होता है। जो चीज कम टाइम में सही तरीके से समझाई जा सकती है, ठीक है, और डिटेल में समझाई जा सकती है, उसके लिए तू 2 घंटे क्यों लेना चाहता है? इससे तो तू अनएफिशिएंट बनेगा ना। आगे चल के जब तेरा आईआईटी में सिलेक्शन होगा, लोग तेरे को लेने आएंगे, कंपनी तेरे को लेने आएगी, तो एफिशिएंट लोगों को लेती है। इंजन वो अच्छा होता है जो ज्यादा काम करके दे। ये थोड़ा है ना कि मैंने एक कैलकुलेशन दे दी और उसी में फंसे बैठे हो। उसको कैसे आसान बनाया जाए, इसी को दिमाग चलाना कहते हैं। अब देखो आगे, नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट क्या है भाई, फिफ्थ पॉइंट क्या है?
ठीक है, अब देखना बेटा यहां पर फिफ्थ पॉइंट है, ये है कैथोड किरणें फोटोग्राफिक प्लेट को काला कर देती हैं। अब आधे बच्चे सोचेंगे सर जी काला कैसे कर देती है, सर ये काला कैसे कर देंगी फोटोग्राफिक प्लेट। मैंने कहा बता रहा हूं, रुक तो जाओ। अब एक बात बताओ, पहली चीज तो आप लोगों ने ना फोटोग्राफिक प्लेट को देखा हुआ है, पर मैं अगर आप लोगों से पूछूं कि क्या आप लोगों ने फोटोग्राफिक प्लेट देखी है, बताना मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में, फोटोग्राफिक प्लेट देखी है आपने? चलो चलो, आदर्श बताओ बेटा, आपने फोटोग्राफिक प्लेट देखी है कभी? नहीं सर, हमारे घर पे हमने नहीं देखी है, हम तो फोन में ही फोटो खींच लेते हैं। सर हमने नहीं देखी है, हमने फोटोग्राफिक प्लेट नहीं देखी है सर। मैं अब बताऊंगा तुम्हें, देखी तुमने सबने है, तुमने आसपास की दुनिया को उतना अनुभव नहीं किया, इसलिए तुम्हें लगता है तुमने नहीं देखी। कमेंट मैंने इसलिए बंद कर दिए क्योंकि मैं समझाने पे आ चुका हूं। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा सूर्य ग्रहण होता है, आप कहोगे हाँ सर होता तो है। अब सूर्य ग्रहण होता है तो सूर्य ग्रहण देखते हो, काली काली प्लेट होती है जिसमें कहते हैं कि ये हमारी दादी का एक्सरे है, भाई ये हमारे ताऊ जी का हाथ टूट गया था उसका एक्सरे है कि नहीं? आप कहोगे हाँ सर देखी तो है। वास्तव में वो जो आप पन्नी जैसी देखते हो, प्लास्टिक जैसी देखते हो, वही फोटोग्राफिक प्लेट होती है। अब आप अपनी डेली लाइफ में एक्स किरणों का, एक्स रेज, रेज होता है, रेज, रेज मतलब किरणें। अब हम लोग एक्सरे कैसे काम करती है, वैसे ही कैथोड किरणें भी काम करेंगी। एक्सरे कैसे काम करेगी, जैसे बचपन में मुझे ना वो करनी है स्प्रे पेंटिंग, तो ये पूरा का पूरा कागज है, मान लो मैंने यहां पर हाथ रखा हुआ है और मैं अपने हाथ का नक्शा बनाना चाहता हूं, तो मैं ऐसे करूंगा बेटा, फुश 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 फुश, और फुश फुश करूंगा तो ऐसा इतना हिस्सा आएगा ऐसे करके, कितने हिस्से में, ऐसे ही था क्या? हाँ ऐसा ही था। हाँ, मतलब ऐसे हिस्से में कि भाई यहां पर तो देखो वो हो गया, क्या बोलते हैं, अरे मतलब मिटा दिया, यहां पर तो रंग नहीं आया, बाकी सब में रंग रंग आ गया। ठीक है, एक्सरे पता क्या करती है, एक्सरे में भी ऐसा होता है, जो एक्सरे मशीन है, मान लो आदमी को ले जाया गया या जिस भाग का एक्सरे करना था उसको वहां पे रखा गया, तो एक्सरे मशीन, एक्सरे जो है बॉडी से पास होती है, तो जो हमारे पास मजबूत कठोर भाग है, हड्डियां, उसके तो आर पार एक्सरे होती नहीं, लेकिन बाकी जगह से एक्सरे हो जाती है। मान लो अगर मेरे पास पीछे फोटोग्राफिक प्लेट है और मैं अपना एक्सरे निकलवाना चाहूं, सामने से एक्सरे आएंगी तो पूरी प्लेट काली हो जाएगी, केवल जो हड्डी वाला भाग है वो व्हाइट व्हाइट लगेगा, और उसी हड्डी वाले भाग को हम ऐसे देखते हैं, अच्छा ये व्हाइट व्हाइट क्यों लग रहा है, क्योंकि वहां पर एक्सरे नहीं पड़ी। समझ रहे हो? इसी तरीके से पूरी प्लेट पहले सफेद होती है, जिस तरीके से एक्सरे उसको काला कर देती है, सेम कैथोड किरणें भी बेटा फोटोग्राफी प्लेट को काला कर देती है। तो यहां पर मैंने बोला कि कैथोड किरणें फोटोग्राफी प्लेट को काला कर देती है। क्या आपको यह बात समझ में आ गई, हाँ या ना? मुझे बस इतना बताओ, याद रहेगी ये बात, हाँ या ना? एक्सरे वाला आपने डेली लाइफ में देखा है, कैथोड किरणों वाला देखा नहीं होगा, लेकिन कैथोड किरणों वाला ऐसा होता है, तो मैंने बता दिया। ठीक है, देखो अब मैं आपको एक बात और बताता हूं, थोड़ा सा एक और समझाऊंगा बातें। एक मिनट रुकना भाई।
चलो एक चीज तो मिल गई मुझे। आ गया भाई, आ गया, समझाने के लिए आ गया, आ गया। 2 मिनट दे दो मुझे। ठीक है, देखो बेटा, आप लोगों को ये पानी दिख रहा होगा, ठीक है। अब मान लो मैंने नॉर्मल, अभी यहां पर मेरे पास वो नहीं है लेजर लाइट वगैरह, नहीं तो मैं लेजर लाइट से भी दिखाता आपको, ठीक है। मैंने क्या काम करा बेटा, इसमें से ऐसे करके मैंने प्रकाश डाला, देख रहे होंगे आप लोग, प्रकाश आर पार दिख रहा होगा, ठीक है, दिख रहा है आर पार प्रकाश, ऐसे करके प्रकाश दिख रहा होगा। तो जो ये प्रकाश इस पे डाला जा रहा है, तो ये जो प्रकाश चल रहा है ना बेटा, ये भी तो एक प्रकार की किरण है। बताओ, ये जो किरण चल रही है, जो प्रकाश आप देख रहे हो, ये भी तो एक प्रकार की किरण है बेटा। और जब ये एक प्रकार की किरण है और ये किसी ऑब्जेक्ट पे अगर डाली जा रही है, ठीक है, तो ये क्या कोई किसी प्रकार की चमक उत्पन्न कर रही है? नहीं, है ना, कोई चमक उत्पन्न नहीं कर रही। लेकिन ध्यान से देखना, देख लेता हूं इससे जुगाड़ बन जाए तो। बिटाडीन रखिए, बिटाडीन। अरे तो खत्म हो गया यार, इसमें बड़ा डाइल्यूट था ये तो। यानी हर पदार्थ जो है वो चमक पैदा नहीं करवाता। आप देखोगे इसमें, मैं ऐसे निकाल रहा हूं तब भी चमक नहीं आ रही, है ना, चमक नहीं। ये जो बिटाडीन के कण हैं जो इसके अंदर घुले हुए हैं, वो चमक पैदा नहीं कर रहे, चमक दर्शा नहीं रहे, ठीक है, चमक दर्शा नहीं रहे बेटा। अब यहां पर मैं एक और जुगाड़ लाऊंगा जिसमें आपको दिखेगा। आज तुम लोग देखते जाओ बस क्या क्या होगा। अब देखो भाई, अब लिया है हम हल्दी। अब लिया है हम हल्दी, हमने कर दिया अंधेरा, ठीक है। अब देखो यहां पे, अब यहां पर थोड़ा गौर से फरमाना। ये बंद हो गई क्या? क्या जैसे पहले बिटाडीन में हम लोग प्रकाश डाल रहे थे, तो जो बिटाडीन था, क्या वो बेटा ऐसे चमक उत्पन्न कर रहा था? आप कहोगे नहीं सर, लेकिन ये जो हल्दी है ये चमक उत्पन्न कर रही है ना। सूर्य इसके प्रकाश को अवशोषित करके फिर बाद में प्रकाश रिलीज कर रही है, तो चमक उत्पन्न कर रही है कि नहीं कर रही बेटा? देख लो आप, ठीक है। अब ऐसे ही करके क्या हुआ, ऐसे ही होता है कि हमारे पास जिंक सल्फाइड, मैंगो मैंगो जैसा लग रहा होगा, लाइट ऑन, ध्यान रखना। कैथोड किरणें, जैसे मैंने अभी चमक उत्पन्न करवाई, वैसे ही बेटा कैथोड किरणों पर चमक उत्पन्न होती है। उस पर जिंक सल्फाइड की लेयर पर कैथोड किरणों को डालने पर प्रतिदीप्ति चमक सी आती है। जैसे मान लो आपने देखा होगा, लाइट लाइट होती है ना, लाइट प्रतिदीप्ति, लाइट झमालती है, जब बारिश होती है, घटाएं छाती है तो बारिश कड़कड़ाती है ना, वैसी जो लाइट होती है वैसी होती है एकदम, ठीक है।
तो यहां पर हम कहेंगे भाई कैथोड किरणें जिंक सल्फाइड की परत पर डालने पर प्रतिदीप्ति अर्थात चमक उत्पन्न करती हैं। ठीक है, चमक उत्पन्न करती है। अब देखो बेटा यहां पर, अरे भाई मेरे पास सस्ता आईफोन है, पुराने वाला आईफोन 14 प्रो मैक्स है। वो ठीक क्या भाई, आईफोन ऐसे होते ना, एक बार लेने के बाद खराब होते नहीं है। देखो अब नेक्स्ट, सस्ता तो नहीं कहूंगा, अब के जितने टॉप आ रहे तब 1,70,000 में आया था वो भी तो सस्ता तो नहीं था तो महंगा। अब देखो यहां पे, अब यहां पर देखो 7वां पॉइंट, जब कैथोड किरणों को ठीक है विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र से गुजारा जाता है तो कैथोड किरणें धन सिरे की ओर झुक जाती हैं, जिससे यह सिद्ध होता है कि कैथोड किरणें ऋणावेशित होती हैं, अर्थात कैथोड कणों पर ऋणावेश होता है। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, इसका मतलब यह हुआ अगर कोई चीज पॉजिटिव चार्ज की तरफ, पॉजिटिव सिरे की तरफ झुक रही है, मुड़ रही है, तो पॉजिटिव की तरफ कौन मुड़ेगा बेटा, जिस पर नेगेटिव चार्ज होगा। तो एक बार इसको नोट करो, इसको मैं पहले समझा देता हूं। जैसे मान लो मैंने ना क्या करा, ये मेरे पास बेटा विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र हो गया फॉर एग्जांपल। तो यहां पर बेटा एक तरफ हो गया पॉजिटिव साइड हो गई तो विद्युत क्षेत्र की, और एक तरफ हो गई बेटा नेगेटिव चार्ज। ऐसे दर्शा रहा हूं मैं, क्योंकि कभी भी जो विद्युत चीज होती है ना, उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दो एंड होते हैं। तो हमारे पास जब मान लो हमने एक बीम पास कर दिया कैथोड कणों का, ये कण थे अभी तक तो सीधे चल रहे हैं जब तक ये अनुपस्थित हैं, लेकिन जैसे ही इसके अंदर घुसे तो ये धीरे धीरे ऐसे कैथोड वाले पॉजिटिव वाले तरफ घिरने लगे, झुकने लगे। अब कोई चीज अगर बेटा पॉजिटिव की तरफ जा रही है, इससे यह सिद्ध होता है कि इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। भाई इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा तभी तो पॉजिटिव चार्ज की तरफ जा रही है ये। और यहीं से पता लगा कि जो कैथोड कण है ना, जो कैथोड कण है उन पर नेगेटिव चार्ज है, और इन्हीं को बाद में इलेक्ट्रॉन कहा गया। जे थॉमसन ने इन्हीं को इलेक्ट्रॉन कहा कि भाई ये जो कण मैंने ऐसे निकाले थे
ये वास्तव में इलेक्ट्रॉन थे, ये वास्तव में इलेक्ट्रॉन थे। तो इलेक्ट्रॉन की खोज ऐसे हुई बेटा, और इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने ही करी थी, तो यहीं से करी थी बेटा, कैथोड किरण एक्सपेरिमेंट से ही। तो इसको नोट कर लो बेटा, ठीक है। ये वाला पॉइंट करवाया था ना, ये वाला पॉइंट था, इसको नोट कर लो। ये बनाना चाहते हो बना लेना, हटाना चाहते हो हटा लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद एक और पॉइंट समझाऊंगा विशिष्ट आवेश के बारे में। चलिए भाई, क्या ये नोट कर लिया नीचे वाला छठा पॉइंट? डाउट अभी चेक कर रहा हूं बेटा, क्या ये छठा पॉइंट क्लियर है? नोट कर लिया भाई? डन। देख रहा हूं बेटा, डाउट भी देख रहा हूं तुम्हारा। सर जेडएनएस पर ही? हां बेटा, जिंक सल्फाइड पर ही। आगे चल के मैं आपको बताऊंगा। जिंक सल्फाइड अभी मैंने इसलिए लिखवाया क्योंकि एनसीईआरटी में वो एग्जांपल है, ठीक है। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में क्या, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में या दोनों में, चाहे तो यहां पर तथा लगा लो या लगा लो। इसका मतलब ये होता है, समझ गया आप कहां कंफ्यूज हो रहे हो, ठीक है। मतलब दोनों में किसी में भी रखो आप, चुंबकीय क्षेत्र में या आविद्युत क्षेत्र में, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। मिलेगा बेटा, शॉर्ट भी मिलेंगे। 6.2 बार बता तो दिया बेटा, 6.2 बार बता दिया। अब यहां पर सुनना मेरी एक बात, आपको से मतलब मेरा सवाल क्या है, आपकी तरफ से मैं ही बोलता हूं और फिर एक साथ पूछता हूं। मैं इसको हटा रहा हूं बेटा, ठीक है, इसको हटा रहा हूं मैं, नहीं तो एक स्लाइड। ओहो, देखो भाई, अब यहां पर इतनी बात क्लियर हो गई हमारे, डन है। अब एक है विशिष्ट आवेश यानी इलेक्ट्रॉन। आप ये सोच के चलो, एक सोडियम धातु है, उसका इलेक्ट्रॉन क्या होता होगा? उसका इलेक्ट्रॉन भी ई ही है। अगर पोटेशियम धातु है तो उसका इलेक्ट्रॉन क्या होगा? उसका भी इलेक्ट्रॉन सेम ही है। इलेक्ट्रॉन तो सेम होता है चाहे कोई भी दुनिया का परमाणु हो, उस इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान भी सेम होगा, उसका आवेश भी सेम होगा, ठीक है। तो ध्यान रखना एक पॉइंट बेटा, सातवां पॉइंट, कैथोड कणों की प्रकृति, कैथोड कणों की प्रकृति उपयुक्त, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड में उपयुक्त धातु की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती। अभी मैंने आधी स्टेटमेंट लिखी है बेटा, पूरी स्टेटमेंट नहीं लिखी। मैं पहले ये चाहता हूं भाई, ये जो मैंने आपको डायग्राम बनवाया, ये वाला डायग्राम, इसमें ये धातु की छड़ सोडियम की है, पोटेशियम की है, सीजियम की है, हमें उससे मतलब नहीं है। जब निकलने वाला कण इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन तो सबके लिए सेम होता है बेटा, है ना। इसीलिए क्या इन कणों की प्रकृति इसके प्रकृति पर निर्भर करेगी? क्या इसका द्रव्यमान इसके द्रव्यमान में कोई संबंध होगा? नहीं। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान अपना अलग होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश बिल्कुल अलग होता है। तो इसीलिए मैंने यहां पर बोल दी बेटा एक बात, इसी पर मैंने यह बात बोल दी कि कैथोड कणों की प्रकृति इलेक्ट्रोड में उपयुक्त या कैथोड में उपयुक्त धातु की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती। और कैथोड कणों का विशिष्ट आवेश सदैव एक
यूनिवर्सल नियतांक होता है। आप कहोगे सर जी कैसे, मैंने कहा बताओ। देखो, विशिष्ट आवेश का मतलब क्या है भाई? विशिष्ट आवेश का मतलब क्या है? E बाय एम, यानी आवेश बटे द्रव्यमान। अब जो इलेक्ट्रॉन का आवेश है 1.6 गुणा 10 की घात माइनस के 19 है, और द्रव्यमान 9.1 गुणा 10 की घात माइनस के 31 किलोग्राम है। आप मुझे बस ये बता दो, क्या आप इलेक्ट्रॉन के आवेश को बदल सकते हो? बताओ, नहीं बदल सकते। क्या आप इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को बदल सकते हो? नहीं बदल सकते। तो यहां पर E भी कांस्टेंट है, M भी कांस्टेंट है, यानी द्रव्यमान भी कांस्टेंट है और आवेश भी कांस्टेंट है। और कोई भी धातु हो, कोई भी कैथोड हो, सबके लिए यही रहने वाला है, सारी दुनिया के लिए यही रहने वाला है। इसीलिए जो कैथोड किरणें होंगी, उनका जो विशिष्ट आवेश होगा वो बोल दिया गया कि एक नियतांक है, उसको बोल दिया गया यूनिवर्सल कांस्टेंट, कि भाई ये तो सबके लिए एक ही है, कोई भी पदार्थ ले लो आप कैथोड में। अब इस पॉइंट को नोट कर लो भाई, इस पॉइंट को नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों। ले लिया बेटा संकल्प, फटाफट आगे लिखो। चलिए चलिए गाइस, रैपिडली करें, अंग्रेज हो रहे हो तुमने भाई साहब, रैपिडली करें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा। अब देखो भाई आगे, अब यहां पर जैसे मैंने कैथोड किरणें पढ़ाया बेटा, जैसे मैंने कैथोड किरणें पढ़ाया, वैसे ही मैं एनोड किरणें पढ़ाऊंगा। अब दूसरा टॉपिक क्या हो गया हमारे पास? एनोड किरणें। एनोड किरणों का, ठीक है, एनोड किरणों का डायग्राम थोड़ा सा अलग होगा, लेकिन मैक्सिमम चीज सेम होंगी बेटा, कुछ ऐसा नहीं कि बहुत अलग होंगी, बट बताता हूं क्या होता है एनोड किरणें। बेसिकली आप लोग पहले ग्लास की एक ट्यूब लोगे, ऐसे ही जैसे हमने पहले ली थी। ठीक है, ये ग्लास की ट्यूब ले ली बेटा हमने। इसको इससे मिलाया, इसको इससे मिलाया, यहां पर हमारे पास ऐसे करके हमने इस बार क्या जोड़ दिया बेटा? एनोड जोड़ा है। एनोड इस बार इधर लेंगे। पहले हमने देखा होगा, गौर करा होगा आपने, हमने लेफ्ट साइड में कैथोड लिया था, ठीक है, बस इस बार क्या लेंगे? एनोड लेंगे हम, ठीक है, एनोड लिया। कैथोड हम थोड़ा स्पेशल टाइप का लेंगे बेटा। आपको सर जी स्पेशल टाइप का कैसा होता है, मेरा देखते जाओ। ठीक है, ये स्पेशल टाइप का हो गया भाई। ये आ गया भाई हमारे पास। ये हमारे पास होगी बेटा ई वोल्ट की बैटरी।
ई वोल्ट की बैटरी। ध्यान देखना पूरा डायग्राम पे, जो बड़े वाला होता है वो होता है धन यानी पॉजिटिव, जो छोटे वाला होता है वो नेगेटिव। और बड़े वाले को हम क्या कहते हैं बेटा, बड़े वाले को हम कहते हैं बेटा एनोड। तो ये क्या हो गया हमारे पास एनोड, ये कैथोड कहलाएगा, पर ये स्पेशल टाइप का कैथोड है, भी बताऊंगा कैसा। ये तो हुआ एनोड जिस पर धनावेश है, और ये होता है बेटा हमारे पास परफोरेटेड कैथोड। मतलब धातु की ऐसी प्लेट ली जिसके अंदर गोले गोले बने हुए थे, धातु की प्लेट ऐसी ली जिसमें अंदर छिद्र थे, ठीक है, और यहां पर लगाई हमने बेटा खेल डायग्राम का ये, बाकी सारी चीजें तो बहुत सारी सेम है, ठीक है। ये आ गया, तो ये होती है हमारे पास जिंक सल्फाइड की परत, लेयर। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर जी ये जो परफोरेटेड कैथोड है, परफोरेटेड कैथोड, परफोरेटेड कैथोड, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है हिंदी में छिद्रदार कैथोड। यही सोच रहे हो ना भाई, इतना खतरनाक नाम। मैंने कहा हाँ, देखो बेटा यहां पर भी ऐसे ही जैसे पहले लगाया होता है, इस बार हमने वैक्यूम पंप लगाया हुआ है, लेकिन पहले हमने क्या करा था बेटा, पहले इसके अंदर कोई भी गैस नहीं थी, है ना, पहले सारी गैस बाहर निकाली थी। इस बार हम गैस रखेंगे, और वो गैस चलो हमने हाइड्रोजन मान लिया, हाइड्रोजन है, लेने को आप नाइट्रोजन ले लो, कुछ भी ले लो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। हमने इसके अंदर कुछ हाइड्रोजन वगैरह आदि के अणु ले रखे हैं, तो कुछ कुछ रिप्रेजेंट कर दिया मैंने, ये हाइड्रोजन होंगी यहां पर जो इसके अंदर घूम रही होगी। अब जैसे ही मैंने ई वोल्ट की बैटरी स्टार्ट करी, वोल्टेज स्टार्ट करी, तो मुझे ये बताओ इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेंगे? पहले तो इलेक्ट्रॉन निकले थे बेटा कैथोड से, इस बार इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेंगे? इस बार इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेंगे बेटा, बोलिए, इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेंगे बेटा? इलेक्ट्रॉन कैथोड से ही निकलेंगे। फिजिक्स थोड़ा ही ना चेंज होगी बेटा, प्रकृति देखो, अगर कोई पेन ऊपर से नीचे गिर रहा है तो पेन ऊपर से नीचे ही गिरेगा। नहीं 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 नहीं, गलत बात। इलेक्ट्रॉन तो कैथोड से ही पहले निकले थे, इलेक्ट्रॉन कैथोड से भी निकलेंगे। इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है नेगेटिव आवेश वाले कण। अब पहले नेगेटिव आवेश वाले कण जो है वहां नेगेटिव वाले इलेक्ट्रोड से निकले थे, कैथोड से, इस बार भी तो वहीं से निकलेंगे बेटा। तो हुआ क्या, यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, और ये क्योंकि जो कैथोड किरणें होती हैं वो सीधे एनोड की तरफ चलना चालू कर देती हैं। तो ये जो किरणें आप देख रहे हो ना बेटा, ये पहले क्या बनी हमारे पास, कैथोड किरणें हैं, ध्यान रखना। ये कौन सी किरणें हो गई बेटा हमारे पास, ये कौन सी किरणें हो गई, कैथोड किरणें। कैथोड किरणें हैं। लेकिन आप लोगों को एक बात पता होगी, आप कहोगे सर जी क्या, कि कैथोड किरणें गैसों को आयनित कर देती है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, कहीं पर तो बताया था ऐसे करके, कि कैथोड किरणें गैसों को आयनित कर सकती है, यानी जब इनको गैस पे डालेंगे तो वो आयनित हो जाएंगे। आप कहोगे हाँ सर। तो हुआ क्या कि जब ये कैथोड किरणें हाइड्रोजन पे गिरने लगी, तो हाइड्रोजन का पहले बॉन्ड टूटा, फिर हाइड्रोजन परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकले। अब जो इलेक्ट्रॉन निकले वो तो इसी में शामिल हो जाएंगे, कैथोड कणों में ही, क्योंकि उन्हीं के भाई हैं। लेकिन जो H+ बनेंगे, H+, उनके साथ विचारों के साथ खेला हो गया। आपको सर कैसे खेला हो गया, कि यहां पर बहुत सारे H+ बने,
इन हाइड्रोजन परमाणुओं के चलते हुए यहां पर H+ बने बेटा। और उनके साथ क्या खेला हो गया मैं आपको बताता हूं कि भाई जैसे हाइड्रोजन तो ऐसे घूम रहे थे, पहले कुछ नहीं था, उनको पाला जा रहा था, फिर उनके ऊपर कैथोड किरणें चला दी, अब वो एकदम से झटपटा गए, H+ हो गए। अब वो पता क्या कह रहे हैं, ओ भाई 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 भाई, हम ना इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ नहीं जा सकते क्योंकि हमारे ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इधर जो एनोड है उस पर भी पॉजिटिव चार्ज है, इधर से तो भागना पड़ेगा, चलो भागो। तो ये इधर की तरफ भागने लगे। क्या करने लगे बेटा, ये इधर की तरफ भागने लगे। और जब ये भागेंगे भागेंगे तो किरणों के रूप में ही भागेंगे। और जैसे ये भागे, ये चाहते हैं नेगेटिव वाले इलेक्ट्रोड की तरफ, नेगेटिव वाले इलेक्ट्रोड की तरफ जाना, यानी कैथोड की तरफ जाना। अब जैसे ये गए, जा रहे हैं, एक बीम जा रहा है। अचानक सपोज करो कि तुम दूर से देख रहे हो, तुम्हें लग रहा है कि तुम अपने प्यार से मिलने जा रहे हो, तुम प्यार को गले लगाओगे, भागे भागे जा रहे हो, पूरी स्पीड के साथ जा रहे हो। अचानक क्या हो रहा है, जो तुम्हारा प्यार है वो वहां पर है ही नहीं, वो ऐसे गायब हो गया। तो इसमें से कुछ H+ आयन कुछ तो इससे टकराएंगे, लेकिन कुछ इससे आर पार होके निकल जाएंगे बेटा। इधर कुछ क्या हो जाएंगे, कुछ इनसे आर पार होके इधर निकल जाएंगे। समझ रहे हो, जो बाद में जाके जिंक सल्फाइड की लेयर से टकराएंगे और यहां पर हरे रंग की चमक उत्पन्न होंगी बेटा। अब ये जो कण होते हैं ना, इतने छोटे होते हैं, अब ये कण जो होते हैं इतने छोटे होते हैं, ये दिखते तो है नहीं, ये किसी के पिताजी को भी नहीं दिखते हैं। जब ये एक्सपेरिमेंट होने लगा, लोगों को ये तो पता लग गया था कि कैथोड से कैथोड किरणें निकलती हैं, तो कैथोड से कैथोड किरणें निकली, लेकिन अभी तक ये नहीं पता कि चल क्या रहा है। अचानक यहां पर हरे रंग की चमक उत्पन्न हुई। लोगों को लगा कि यार हरे रंग की चमक उत्पन्न अगर इधर हुई है, कैथोड के पीछे हुई है, इसका मतलब है कुछ ऐसा है जो कैथोड के पीछे आया है। और कैथोड के पीछे का मतलब है एनोड से दूर होते हुए आया है। ओहो, तो पक्का ये एनोड किरणें हैं। तो ये जो आप देख रहे हो ना बेटा, ये जो आप देख रहे हो, ये होती है एनोड किरणें, एनोड किरणें। और खास बात मैं बताऊं, एनोड किरणें एनोड से उत्पन्न नहीं होती, ध्यान रखना। जैसे कैथोड किरणें कैथोड से उत्पन्न होती है, एनोड किरणें एनोड से उत्पन्न नहीं होती है। ये एनोड और कैथोड के बीच में जो गैस होती है, उनके अणुओं से उत्पन्न होती है। तो यहां पर छोटी छोटी चीजों में बहुत जानकारी घुसी होती है बेटा, तो ध्यान रखना। एनोड किरणें एनोड से उत्पन्न नहीं होती, ये एनोड तथा कैथोड के मध्य गैसों के अणुओं से उत्पन्न होती है। तो भाई एक बार इस पूरे डायग्राम को डीप डिटेलिंग के साथ, जैसे धुरंधर मूवी आई थी वैसे एकदम धुरंधर की तरह इसको वो कर दो, नोट कर लो, ठीक है। इतनी जानकारी तो बेटा एनसीईआरटी के डायग्राम में भी नहीं है, जितनी जानकारी तुम खुद लिख रहे हो अपने हाथों से बना बना के, ठीक है। और आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब ये वाला जो चैप्टर है कंप्लीटली डिफरेंट है मोल कॉन्सेप्ट से। इसमें जैसे तुम कह रहे थे सर जी थ्योरी थ्योरी, इसमें है थ्योरी, करो थ्योरी कितनी करनी है, समझो। हर चैप्टर का अपना एक स्वाद होता है बेटा। डाउट की स्पेलिंग ठीक कर बेटा, पहले तो डाउट तो तू पूछ रहा है, लेकिन डाउट की स्पेलिंग ठीक कर। DOUGHT नहीं होता, ठीक है, DOUBT होता है। आनंद राज बेटा, आपकी इस भाषा के लिए हम आपको ब्लॉक करवा देंगे, ठीक है। और ऐसा ब्लॉक हो गए फिर कहोगे सर जी हमारे पैसे डूब गए।
तो कोशिश करो कि थोड़ी सी मतलब अपना ना अपने शब्दों की चयन ऐसा करो कि कोई कहे कि तुम किसके बेटे हो, किसकी बेटी हो। ठीक है, तुम्हारे मां बाप ने तुम्हें क्या सिखाया है। समझ में आई बात? नोट करो पहले इसको, पहले इसको नोट करना है। जितने तुम्हारे डाउट हैं वो इसके बाद क्लियर होंगे। ठीक है, सारे क्लियर हो जाएंगे। नहीं नहीं, अभी चलेगा बेटा, आपका मॉड्यूल आ गया है, बहुत बढ़िया। आज तो मैं भी जाऊंगा भाई जिम, बहुत दिन हो गए जिम आए हुए, है ना। परसों मैंने लेग्स के वर्कआउट कर लिया भाई, खतरनाक वाले। कल मैं उठा ही नहीं गया, कल मुझसे, बस मैं क्लास ही क्लास ले पाया, और क्या। अब देखो यहां पे नेक्स्ट, अब मैं तुम्हारे डाउट देख लूं। सर शुरू में थोड़ा समझ नहीं आ रहा है। ठीक है बेटा, विशिष्ट आवेश की इकाई यूनिट क्या होती है? विशिष्ट आवेश की यूनिट होती है बेटा कूलाम प्रति किलोग्राम। विशिष्ट आवेश की यूनिट होती है कूलाम प्रति किलोग्राम। ठीक है, ऊपर आवेश है, नीचे किलोग्राम है, तो कूलाम प्रति किलोग्राम। सर जिंक की सर ये परत जिंक की है क्या? जिंक की नहीं है बेटा, जिंक सल्फाइड की है, जिंक सल्फाइड की है बेटा। डेफिनेशन 3D में क्यों नहीं पढ़ाते? सही बात है। अब मेरी बात सुनो यहां पर, अब यहां पर सुनो मेरी बात। अब हम जैसे कैथोड किरणों की वो थी बेटा, अब हमारे पास होगा एनोड किरणों का, एनोड किरणों की विशेषताएं, एनोड किरणों की विशेषताएं। ठीक है, अब इसके लिए मुझे पूरा प्रूफ करने की आवश्यकता है नहीं कि कैसे पता लगा कि सीधी रेखा में चलती है, क्योंकि ये बात तो तुम्हें पता है भाई। जिस जिस माध्यम से, जिस तरीके से कैथोड किरणों का पता लगा कि वो सीधी रेखा में चलती है, अगर मैं यहां पर लिख देता हूं एनोड किरणें सीधे रेखा में चलती है, तो समझ जाना यहां पर भी ऐसा ही किया होगा कि एनोड किरणों के पथ में एक वस्तु का रख दिया होगा, उस वस्तु की छाया पीछे बन गई होगी, जिससे पता लग गया होगा कि ये भी सीधी रेखा में चलती हैं। तो यहां पर मैं टू द पॉइंट आपको विशेषताएं बता रहा हूं बेटा। मैं पहला पॉइंट क्या है हमारे पास, एनोड किरणें सीधी रेखा में चलती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है एनोड किरणें, ठीक है, एनोड किरणें यांत्रिक प्रभाव दर्शाती हैं। तीसरा पॉइंट होगा, अभी तक बिल्कुल सेम है, एनोड किरणें, ठीक है, एनोड किरणें हमारे पास क्या होगी भाई, एनोड किरणें यांत्रिक प्रभाव दर्शाती है। एनोड किरणें उसमें प्रभाव दर्शाती हैं। फोर्थ पॉइंट होगा एनोड किरणें फोर्थ पॉइंट क्या था, फोटोग्राफिक प्लेट को काला कर देती है। सेम है,
अभी तक सारे सेम है। पांचवा पॉइंट होगा, ठीक है, एनोड किरणें जिंक सल्फाइड की परत पर प्रतिदीप्ति अर्थात चमक उत्पन्न करती हैं, उत्पन्न करती हैं। जो अलग आएगा वो अब आएगा। पहले 5 पॉइंट सेम है, पहले 5 पॉइंटों में कोई अंतर नहीं है बेटा। जो पॉइंट आएगा डिफरेंट वो अब आएगा, ठीक है। और क्योंकि अच्छा, मैं रास्ते से जा रहा था, वो मुझसे टकरा गई, ठीक है। पहले 5 पॉइंट क्लियर करो बेटा, नोट करो उसको। छठा और सातवां पॉइंट मैं कल बताऊंगा। एक तो विशिष्ट आवेश वाला और एक बेटा विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र वाला, ठीक है। प्रतिदीप्ति का मतलब चमक, चमक, चमक। जैसे कोई चीज चमकताती है, जैसे तुमने देखा होगा हीरा चमक रहा है, या किसी के अंदर से प्रकाश डालो तो बड़ी चमक सी लग रही है। चमक मतलब प्रतिदीप्ति, ठीक है, चमक, यस। तो भाई तुम्हारे डाउट देख लेता हूं नालायको। सर नोट किरणन कैथोड से आर पार क्यों होती है? आई नोट किरणन कैथोड से, कैथोड में छेद होते हैं, वो वैसे आर जा तो सीधी रेखा में रही है। सपोज कर कोई चीज सीधी रेखा में चली, अब उसके सामने कोई है ही नहीं टकराने के लिए, तो आगे खाई में गिरेगी ना। तो वहां पर जो ये हमने कैथोड लिया था, ये हमने विशेष टाइप का लिया था बेटा। ये हमने जो कैथोड लिया था, ये विशेष टाइप का कैथोड था, परफोरेटेड कैथोड। कि भाई जो एनोड किरणें ऐसे चली, इनके सामने एनोड कुछ टकराएंगे, ऐसा नहीं कुछ नहीं टकराएंगे, ऊपर वाली साइड टकराई होंगी, लेकिन कुछ निकल के इधर जाके भाग गई। यस। और क्या क्या है भाई तुम्हारे डाउट? पहले तो मैं वहीं चल जाऊं, नोट कर लो आप। बेटा जिंक ऐसा नहीं है, जिंक सल्फाइड की पर ही उत्पन्न नहीं करते, करने को तो बहुत सारे पदार्थ हैं जो प्रतिदीप्ति दर्शाते हैं, बहुत सारे पदार्थ हैं। पर इस दुनिया में आपको लाखों कंपाउंड थोड़ा ही पढ़ाए जाएंगे, आपको वो कंपाउंड पढ़ाया जाएगा जो उस टाइम पर साइंटिस्ट ने यूज किया था। अब साइंटिस्ट ने यूज जिंक सल्फाइड किया था उस टाइम पर, ठीक है, तो वो जिंक सल्फाइड पढ़ाया जा रहा है। जिंक सल्फाइड फिर जेईई मेंस के सिलेबस में आगे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, तो इसलिए पढ़ाया जा रहा है। इसका मतलब यह नहीं कि इस दुनिया में लाखों करोड़ों यौगिकों में केवल जिंक सल्फाइड ही ऐसा है जो प्रतिदीप्ति दर्शाता है। नहीं, दर्शाने के लिए तो बहुत होंगे, है ना, लेकिन जिंक सल्फाइड हम इसलिए लेते हैं क्योंकि उस टाइम पर उन्होंने जिंक सल्फाइड लिया था। क्लियर है? अब देखो यहां पर आगे, नहीं, एनोड किरणें बेटा सीधी रेखा में चलेगी, संकल्प रिफ्लेक्ट नहीं होगी, लेकिन हां जब इनको हम विद्युत क्षेत्र से पास करेंगे या चुंबकीय क्षेत्र से पास करेंगे, तब ये नेगेटिव सिरे की तरफ जाएगी, ये थोड़ा सा उल्टा करेगी उससे काम, ठीक है, पर वैसे सीधी चलेंगी। सर जेईई में इसका प्रूफ थोड़ा ही आता है, प्रूफ नहीं आते बेटा, प्रॉपर्टी आती है, प्रॉपर्टी विशेषताएं, ठीक है। कई बार ऐसा भी होता है जेईई मेंस ये बोल देता है कि ये चैप्टर इस सिलेबस में नहीं है, फिर भी उसके क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर कर लो, क्या करोगे तुम उनका? कर लो, फिर क्या करोगे? और मैं दिखा दूंगा आपके इस वाली बुक में, ये किताब जेईई मेंस के पिछले 8 सालों की है, इसमें दिखा दूंगा मैं कि ये भी कह रखा है कैथोड किरणें एनोड किरणें है नहीं। लेकिन अब मैं तो देखो कोशिश करता हूं कि चलो भाई मेरा तो काम बचता कि क्यों ही कैथोड किरणें एनोड किरणें पढ़ानी। अब यार चलो आगे बढ़ते हैं, वहीं से स्टार्ट करते हैं जहां से सिलेबस में दे रखा है, ठीक है, वहीं से शुरू करते हैं। पर देखो पढ़ाना मुझे पड़ा, और मुझे पढ़ाना इसलिए पड़ा क्योंकि आवश्यक है। गलती से भी अगर क्वेश्चन आ गया तो 4 नंबर की बात हो जाएगी, और हम लोग 4 नंबर का रिस्क नहीं ले सकते।
ठीक है, हम 4 नंबर का रिस्क नहीं ले सकते। इश्क भले ही ले सकते हैं अपनी केमिस्ट्री से, थोड़ा प्यार और दिखाते हैं, थोड़ा और पढ़ लेते हैं। चलो भाई, आई होप आप लोगों के डाउट क्लियर हो गए होंगे बेटा। और किसके परफोरेटेड कैथोड ही सिर्फ रहेगा? हाँ बेटा, परफोरेटेड ही रहेगा कैथोड इसमें, एनोड वाले में। आपस में नहीं टकराती है। आप लोगों को बताऊंगा कि अगर किसी कैथोड, मतलब ऐसा नहीं होता, टकराने के लिए ना वेवलेंथ का समान होना बहुत जरूरी है। ठीक है, इन्हें, अच्छा इसका नाम सुनना, एक और बात ध्यान रखना। अभी मैं जैसे पॉइंट आपको कराता, इनको हम कैनाल किरणें भी कहते हैं। अंग्रेजी में जो छिद्र होता है ना, छिद्र, सुनना मेरी बात, अंग्रेजी में जो छिद्र है, इनको कहते हैं कैनाल। और यही कारण है, यह रेखा छिद्रों में से होकर गई तो इनको हम कैनाल किरणें भी कहेंगे। कैनाल किरणें। तो कोई अगर ये कहे कि भाई एनोड किरणों को कैनाल किरणें क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये एनोड से, छिद्रों में से होके गई। ठीक है, वीडियो कॉल करूंगा कल, वीडियो कॉल करूंगा कल। आज प्योर कंटेंट पे बात है। तुम्हारा दूसरी क्लास का टाइम हो गया, बल्कि 2 मिनट ऊपर हो गए। ठीक है, तो अब दूसरी क्लास के लिए ट्राई करो। चलो, टेक केयर, लव यू, बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइस। बाय बाय, लव यू। हाँ हाँ, वॉइस प्रॉब्लम, अब लेक्चर में जा रहा हूं बेटा, अब वॉइस प्रॉब्लम आ गई होगी तुम्हें, है ना?